वो सुर नहीं जज्बात होते हैं जो दिल के अंदर से निकलकर राग बन जाते हैं। 91.2 एफएम पर मैं हूँ आरजे अदम्या और ये शो है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट और आप सभी का वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपको बता दूँ, आज बहुत ही खास मेहमान हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंदौर के एक रिनाउंड सिंगर हैं, एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है अमन होरा। तो सबसे पहले तो अमन, वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप आज यहाँ पर आए हैं एंड आई होप कि आपकी जर्नी मतलब सुनने में मज़ा आने वाला है, हमें भी और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट हुआ था चाइल्डहुड में। मेरे पापा जो है थोड़ा बहुत गाते हैं। ही इज़ अ बिग फैन ऑफ किशोर कुमार। ओके। सो उनको सुनते सुनते मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था एंड देन स्कूल हेल्प्ड। क्वायर में था मैं, वहाँ पे गाता था एंड सम कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पे थोड़े बहुत। तो वहाँ पे मेरा पहला एक्सपीरियंस था गाने से, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने हाथ में माइक पकड़ा था और गाया था? एक्चुअली स्कूल में ही हुआ था। स्कूल में? हाँ, कंपटीशन के टाइम आई हेल्ड द माइक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज 13 में भी। ओह रियली, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अभी तो अभी आपने बचपन से कुछ सीखा है या फिर गॉड गिफ्टेड? नहीं, सीखा है है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। अभी भी सीख रहे हैं? तो आपने वो जब आप 13 साल के थे तब से ही सीखना शुरू कर दिया था? नहीं, तब मैं स्कूल कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करता था थोड़ा बहुत। उसके बाद 2-3 साल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीखना चाहिए अब। हाँ, गा सकता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने भी मोटिवेट किया कि सीखना चाहिए। तो फिर मैंने एट द एज ऑफ 15 आई गेस 14-15 मैंने शुरू किया था। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो व्हाट इज़ योर जॉनर अभी गाने में? मतलब जैसे आप बचपन में भी गाते थे तो एक वो लगता है ना कि हाँ यार, ये एक कोई ना कोई गाना होता है जो चलता ही रहता है दिमाग में। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, बट बॉलीवुड मोस्टली मैं बोलूँगा जॉनर मेरा बॉलीवुड ही है। फिर उसके बाद लेटर सेमी क्लासिकल बॉलीवुड में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, गज़ल्स एंड आई ऑल्सो लिसन टू रॉक। तो मल्टीपल जॉनर्स में इंटरेस्टेड। लाइक सिंगर्स की ये खासियत होती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो ऐसा होता है कि हम हर टाइप के गाने सुनते भी हैं, गाते भी हैं। मतलब रॉक से लेकर के सैड कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी गा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। यही एक आर्टिस्ट की जो जिसको हम बोलते हैं ना कला होती है, वही होता है। तो अभी अमन के बारे में बहुत कुछ जानना है, अभी तो बस स्टार्टिंग ही है, बहुत कुछ पता चलने वाला है उनकी जर्नी के बारे में, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो वो आगे करने वाले हैं। उस जुनून को कभी भी दुनिया महसूस नहीं कर सकती, कभी भी जान नहीं सकती, जो एक आर्टिस्ट अपनी खामोशी में महसूस करता है। तो अमन, अभी एक्चुअली ना जितने भी आर्टिस्ट हैं वो रील्स और इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स, इसमें ज़्यादा लाइक आगे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे लोगों का जो टैलेंट है वो छुप रहा है या ओरिजिनलिटी कम हो रही है क्या? व्हाट डू यू फील? आई थिंक मैं थोड़ा सा रिसेंटली मैंने चीज़ों को ब्राइटर साइड पे फोकस करना शुरू किया है। तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि आप कहीं से भी अपना टैलेंट शो कर सकते हो। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समटाइम्स थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है तो आप मे बी डीमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी ओनली कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपने इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स बनाना कब शुरू कर दिया था? मैंने स्कूल से शुरू कर दिया था, 10th 11th क्लास से। जब IGTV चलता था इंस्टाग्राम पे, रील्स उसके बाद आया था, तब से ही शुरू कर दिया था। एंड फिर यूट्यूब शॉर्ट्स तो अभी रिसेंटली आया है। एंड मतलब हाँ, तभी से शुरू कर दिया था। और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अटेंशन स्पैन जैसे जैसे कम होता जा रहा है, लोगों को छोटे वीडियोस देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो मतलब अभी तक आपने सिर्फ रील्स एंड शॉर्ट्स पर, मतलब ऐसे होता है ना कि सिंगर्स अपने लाइक कवर सॉन्ग्स, लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब में जो डालते हैं, तो उसमें क्या रीच वगैरह आपको किस तरह से रही है? उसमें पहले जब मैंने डालना शुरू किया तब रीच बहुत ही नॉर्मल आती थी, मतलब बहुत कम आती थी। तो ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट डीमोटिवेटेड कि क्यों नहीं हो रहा, बाकी सबका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। बट देन आई रियलाइज कि मैंने उस कंसिस्टेंसी से एक बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करी है एक कंसिस्टेंसी के साथ। तो फिर जब मैंने उस पर अपना 100% फोकस किया तब मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा। एंड जब मैंने क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू किया तब अच्छा रिस्पांस मिला। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप पहले शॉर्ट से शुरू करो
और उससे अटेंशन मिलना थोड़ा इजी है, फिर आप उस ऑडियंस को लॉन्ग वीडियोस दिखा सकते हो अगर वो आपकी लॉयल ऑडियंस बनती है इन फ्यूचर। तो उसके बाद मुझे लॉन्ग वीडियोस पे भी अच्छा अटेंशन मिलना शुरू हो गया। या बिकॉज वो उनको सिर्फ थोड़ा सा ही देखना है, उनको ज़्यादा देखना भी नहीं। अगर कोई लॉन्ग वीडियो स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो जो फर्स्ट सेकंड मतलब 1-2 मिनट की जो वीडियो होती है ना, अगर उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आया तो दे आर नॉट गोइंग टू वॉच इट, है ना, टिल द एंड। तो ये चीज़ तो होती है, तो इसमें भी काफ़ी क्रिएटिविटी लगती है लेकिन ये सब करने के लिए, राइट। तो अमन, अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई एक मोमेंट होगा, एक टाइम होगा जब आपकी इंस्टाग्राम जो रीच है वो बढ़ने लगी होगी, तो वो आपको याद है? हाँ, सो रिसेंटली 1 साल पहले मैंने एक नया पेज शुरू किया था, एक अपने करंट पेज से तंग आकर, क्योंकि उसमें रीच नहीं आ रही थी। ओके। तो जिसमें मैंने सोचा कि गाने के अलावा मुझे क्या आता है, गिटार प्ले करना आता है। तो मैंने उसके ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए। मैंने सोचा कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूँगा अगर मैं, तो रीच आएगी। एंड स्टार्टिंग से ही इट स्टार्टेड टू वर्क, पता नहीं कैसे, बट पता नहीं, लोगों को मैंने सोचा कि इजी करके मैं बताऊंगा चीज़ें, तो वो वर्क कर गया। तो वहाँ से थोड़ा सा एक चेंज हुआ, एंड फिर मैंने उसकी लर्निंग्स जो हैं एल्गोरिथम की, वो अपने करंट पेज पे भी अप्लाई करी, तो उस पे भी रीच आने लग गई। रीच आने लगे, ओह वाह। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब बजाने बैठती हूँ तो फिर या तो मैं गाती नहीं हूँ, या फिर मैं गा रही हूँ तो मैं बजा नहीं पाती हूँ। तो ये कैसे आप लोग मैनेज कैसे करते हैं ये? तो आई फील कि आपको दोनों को अलग अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मसल मेमोरी। तो जैसे अगर मैं एफर्टलेसली कोई चीज़ कर पा रहा हूँ एंड जिसमें मुझे अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, तो फिर मैं दोनों चीज़ें साथ में कर पाऊंगा। तो दोनों चीज़ों में आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अलग अलग मैं दोनों कर पा रही हूँ, बट जब वो साथ में करने की कोशिश कर रही हूँ तो इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। या तो गाना भूल जा रही हूँ या बजाना भूल जा रही हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं वैसे तो मैंने हारमोनियम से स्टार्ट किया था, मेरे नानू बजाते थे तो उनका हारमोनियम था, फिर मेरे पापा भी लेकर आ गए कि हाँ अब तो तुम भी कलाकारी बन जाओ बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता था कि मेरे एक ट्यूटर थे जो हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, तो आधा टाइम हारमोनियम पर ही निकाल देते कि आज तुमको ये बजा के सुनाता हूँ। तो आधा घंटा पता चले वो सिर्फ हारमोनियम ही बजा रहे हैं, क्लास तो छूट गई। मुझे भी मज़े आते थे कि यार क्या ही करना, मतलब चिल हो रहा है, लाइक ट्यूशन से तो सभी बचते थे उस टाइम पर। तो मैंने हारमोनियम और थोड़ा बहुत मैं लाइक सिंथेसाइज़र बजा लेती हूँ, बाकी गा नहीं पाती हूँ साथ में। तो दैट्स अ टास्क, उसके लिए शायद टाइम लगेगा। हाँ, मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो। और आप अगर बात करते करते या फिर कुछ और काम करते करते उसको प्ले कर पा रहे हो, तो आप उस पर गा भी पाओगे। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये। मतलब मैं तो हमेशा से पूछना चाह रही थी ये सवाल किसी से कि यार मुझे भी बताओ कैसे करते हैं ये, क्योंकि मेरे साथ तो दिक्कतें होती हैं, जैसे मैंने बता ही दिया। गाना या फिर कलाकारी का तोहफा ना, मतलब हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहचानने में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर सही चीज़ अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। अब आप मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पर ना, मतलब कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगर या आर्टिस्ट के साथ है। आजकल तो मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी नया स्टार्टअप है, तो उनको चाहिए कि भाई हम जल्दी से जल्दी वायरल हो जाएं। तो व्हाट डू यू बिलीव, मतलब आप वायरल होने में बिलीव करते हैं या ओरिजिनलिटी पे? मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक दूसरे पे को डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप ओरिजिनल हो तो आप वायरल हो पाओगे, मतलब ऐसा। क्योंकि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो गेम है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। फिर आप अगर आपका एक वीडियो वायरल हो भी गया तो फिर बाकी वीडियोस होना मुश्किल है। तो आई फील कि ओरिजिनलिटी ओवर वायरलिटी, बट हाँ वायरल होना भी ज़रूरी तो है, बट आप ओरिजिनल रहोगे तो वायरल हो जाओगे। या एंड आई फील कि आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो ऑडियंस ही ग्रैब करनी है ना, तो वायरल होना तो एक मस्ट वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं भाई करना ही पड़ेगा। तो अभी आर यू फोकसिंग ऑन ऐसे कि मैं भी वायरल हो जाऊँ उस चीज़ पर, और यू आर वर्किंग कि नहीं धीरे धीरे चल रहा है बट इट्स ओके? सो मैं दोनों चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। मतलब जैसे मेरा जो कंटेंट है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, मेरे 3 पेजेस हैं, तो 3 पेजेस पे मैं 3 वीडियोस रोज़ डालूंगा, ये मेरा रूटीन है। ओके। और तो मैं सेम डे पे शूट करता हूँ 3 वीडियोस एडिट करता हूँ एवरी डे। ओह गॉड। तो वो रहता है। उसके बाद ओरिजिनलिटी की बात करूँ तो मैं अपने ओरिजिनल गानों पे अभी काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने सॉन्ग राइटिंग शुरू करी है, तो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस भी। अब उसमें ऐसा रहता है कि यू डोंट नो कि आपको कितनी रीच मिलेगी, या फिर रील में तो फिर भी इट्स इजी थोड़ा, इट्स रियली इजी।
बट ओरिजिनल सॉन्ग्स में इट्स डिफ़िकल्ट, आपको पता नहीं है क्या करना होता है क्या नहीं, तो वो भी स्टार्ट किया है। अब मुझे पता है आज के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि लोग ना क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा हो गया है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं और कुछ भी डालकर फेमस भी हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट ही होना चाहिए? आई थिंक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है इस चीज़ में, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि मतलब वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ओपिनियंस। तो मेरे लिए जो कंटेंट क्वालिटी नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत क्रिंज है या फिर इसमें क्वालिटी नहीं है, वो किसी के लिए बेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड। वो है जैसे कि अभी बहुत सारे लाइक स्टार्स हैं, वो कहाँ से कहाँ लाइक बिग बॉस में चले गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी लोग आ रहे हैं, मतलब मुझे उनको देखकर लगता है कि यार ये अगर ये कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा कुछ तो ठीक ठीक कर ही सकती हूँ ना। लोग ये सोचकर भी कुछ भी वीडियोस बना लेते हैं कि हाँ अगर ये भी ये कर रहा है ना, तो मैं भी करता हूँ कुछ ऐसा करके। तो अमन, एक बात मुझे बताइए कि जब इनिशियली कोई भी करियर स्टार्ट होता है तो डीमोटिवेशन तो आता ही है ना, क्योंकि आपको एकदम क्विक सक्सेस मतलब नहीं मिल सकती, राइट? तो उस टाइम को आप कैसे संभालते हैं उस टाइम अपने आप को? मतलब वो तो अभी भी जर्नी में आता ही है, तो अभी मैं भी उससे डील करना सीख रहे हैं। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि आप अपने काम से ऑनेस्ट रहो एंड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम आप करते रहो। एंड जैसे कोट्स में हमने पढ़ा है कि आप काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो आई रियली बिलीव इन दैट। पहले मुझे लगता था कि हाँ बस बात तो है, बहुत बार सुनी है, बट जब मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ और मैंने रिजल्ट को थोड़ा सा साइड में रखा, तो रियलाइज़ किया कि चीज़ें होती हैं, टेक्स टाइम, बट आप करते रहो। इस चीज़ को समझने में भी बहुत टाइम लगता है, राइट? एग्जैक्टली, करेक्ट। और इनिशियल स्टेज पर ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर्टिस्ट के साथ आती हैं मोस्टली। सिंगिंग में ऐसे बहुत आपको इतने जल्दी कोई फंड तो दे नहीं देगा, तो उस चीज़ का मतलब हाउ डू यू डील विद दैट? सो आई थिंक मेरे साथ वो प्रॉब्लम ज़्यादा आई नहीं, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे फैमिली से भी सपोर्ट मिला। एंड बट उसके लिए आई वुड से कि आपको पहला स्टेप देखना चाहिए अपना, कि आप क्या ले सकते हो उसकी तरफ। एंड शुरुआत में जैसे मतलब वही है कि आप जाके जैसे पिच कर सकते हो, लोगों को अपना काम बता सकते हो, ये सब चीज़ें आप स्टार्टिंग में करते ही हो, तो वही आपको उस पर फोकस रहना चाहिए कि आप पहला स्टेप क्या ले सकते हो, एंड उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत वर्कआउट करने लग जाती हैं। बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, बट आई थिंक जैसे जैसे आप अपने स्टेप्स लेते जाते हो, प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हो, तो चीज़ें होती जाती हैं। और फैमिली के लिए ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनको बहुत टाइम नहीं, कुछ लोग होते हैं जो समझ भी जाते हैं कि हाँ भाई अगर आर्टिस्ट है कोई तो हाँ ये काम कर सकता है या नहीं। तो आपकी फैमिली मतलब स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव रही है? मतलब थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि मतलब वो चाह रहे थे कि आई शुड डू एन MBA एंड बी सेफ। उनका भी पर्सपेक्टिव सही था, क्योंकि वो मुझे ऐसे गरीब नहीं देखना चाहते थे मे भी तो उनको गलत नहीं बोलूँगा, बट फिर उनको धीरे धीरे मैंने समझाया और उन्होंने चीज़ें देखी कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट किसी गलत काम में नहीं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे काम में ही कर रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे वो सपोर्ट मतलब उनको डेवलप करवाना पड़ा, तो वो हो गया धीरे धीरे। हाँ, और वो होता भी शायद हमारे काम से ही है। हम उनको सिर्फ बोलकर रियलाइज नहीं करवा सकते कि नहीं मैं तो कर लूँगा या मैं कर लूँगी। वो जब आपका काम दिखने लगता है ना, तो अपने आप वो चीज़ें इनबिल्ट होने लगती हैं। फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जवाब देही वाली जो चीज़ होती है ना, वो नहीं आती है फिर। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छी बात है यार। मतलब आई विश यू लक आगे के लिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके साथ अभी बहुत सारी बातचीत हुई है, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उनका पहला मोमेंट कब था, जब वो छोटे थे, 13 साल के थे, जब उन्होंने माइक पकड़ा था या गाना शुरू किया था, जिसको हम कह सकते हैं। आज भी वो लर्निंग स्टेज पर है, कंसिस्टेंट है अपने काम के लिए, और ये शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी फील्ड में, कह सकते हैं कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, है ना। तो अमन, एक काम करते भी बातचीत तो बहुत हो गई, एक छोटा सा फन सेगमेंट कर लेते कि रैपिड फायर राउंड। तो थोड़ा सा मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में और पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमन काफ़ी क्वाइट, काफ़ी शांत से स्वभाव के हैं। तो अभी थोड़ा सा एक फ़न सेगमेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप रेडी हैं? रेडी। ओके। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि हु इज़ अमन होरा इन 3 words?
रैपिड देना थोड़ा मुश्किल है आंसर को, बट पैशनेट. ओह वाओ, दैट्स रियली नाइस. मतलब काफ़ी स्मार्ट आंसर था ये. शायद ज़्यादा जल्दी हो गया वो ज़्यादा. या इट्स ओके. अच्छा, ऐसे कोई गाना प्लेलिस्ट में जो आपको लगता है कि मतलब यू फील लाइक ये तो मैं कहीं भी गा सकता हूँ? खामोशियाँ बाय अरिजीत सिंह. ओह वाओ, दैट्स अ लवली सॉन्ग. ओके, इज देयर एनी सिंगर जिनको आप एक हेल्दी कंपटीशन देते हो कि यार इससे आगे निकलना है मुझे? सारे सिंगर्स. सारे. सबसे आगे जाना है. लाइन हमारे पीछे से ही शुरू हो गई. वेरी नाइस. ओके, सो इज देयर एनी वन सिंगर या फिर कोई बैंड हो जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, इंटरनेशनल और इंडियन, कोई भी चलेगा? कोलैबोरेशन आई थिंक अमित त्रिवेदी सर, उनके म्यूजिक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके साथ. ही इज अ नाइस लाइक प्रोड्यूसर या ऑब्वियसली कंपोजर एज वेल. मतलब ही डज एवरीथिंग ना. he sings, he composes everything. He does everything. Yeah, that's really nice. Okay, ऐसा कोई गाना जो आपकी प्लेलिस्ट जो आपको सुनना पसंद है? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, बट देयर इज सॉन्ग तुम बाय आतिफ असलम फ्रॉम लैला मजनू. ओह ओके ओके. अंडररेटेड वन. या ऑब्वियसली. हाँ, वो गाना किसी को पता भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस गाने के बारे में. हाँ ओके. इसके अलावा मतलब ऐसा कोई गाना है कि जो आपको लगा हो, कोई भी बॉलीवुड या फिर इंग्लिश भी हो सकता है, कि यार ये तो मेरे लिए ही बना है, मतलब काश मैंने गाया होता ये गाना? अगेन खामोशियाँ. ओके ओके ओके. दैट्स रियली अमेजिंग यार. मतलब आपका नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मतलब आर्टिस्ट में के अंदर यही कला होती है कि वो ऐसे शांत रहता है, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है ना, तब उनकी पर्सनालिटी खुलकर और निखर कर बाहर आती है. और जो ये खासियत होती है, हर आर्टिस्ट की खासियत होती है ये. अच्छा अमन, आपकी जर्नी तो स्टार्ट हो गई, अभी तो बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, राइट? लेकिन अभी जो आजकल के आर्टिस्ट हैं या सिंगर्स हैं, जो बच्चे भी बोल सकते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो एक सर्टेन एज के बाद उनको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस आर्ट फील्ड में या सिंगिंग में आगे बढ़ना है, तो आप उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें तो? वैसे तो अभी मेरी जर्नी भी चल रही है, तो नोबडी टू स्पीक, बट फिर भी जितना मैं पहुंच पाया हूँ अभी तक, उसके हिसाब से आई फील कि एक डिल्यूजन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आता है कि यू हैव टू हैव दैट बिलीव कि वो हो सकता है. मतलब बहुत पहले ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा लेवल है कि इस पे कैसे अचीव करूँगा, बट आपको वो एक थोड़ा सा डिल्यूजन वाला बिलीव होना चाहिए कि नॉट एग्जैक्टली, बट सिर्फ डिल्यूजन से काम नहीं होगा. ऐसा नहीं कि आप सोचते ही रहो और हो जाएगा, बट इट्स अ स्टार्ट कि आपको एक बिलीव होना चाहिए कि आप वहाँ पहुँच सकते हो, तो आप पहुँच पाओगे. हाँ, अपने अंदर तो एक विश्वास होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. और ऐसा नहीं है कि, और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों की जो स्टोरीज होती हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते हैं. लेकिन हम जब किसी आर्टिस्ट या किसी भी इंसान की स्टोरी के बारे में समझते हैं कि उन्होंने अपना स्टार्ट कैसे लिया, उनका इनिशियल लेवल क्या था और अब वो कहाँ पर है, उससे हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है. और जो हम यही चाहते हैं कि आपका और आपकी स्टोरी सुनकर, आपकी जर्नी के बारे में सुनकर लोग भी उस चीज़ से थोड़ा लर्न करें. और अगर आप भी कुछ भी आर्टिस्टिक फील्ड है जिसको आप अपनाना चाहते हैं, बस यही टाइम है, सही टाइम अभी जो होता है वो अभी होता है ना, तो बस स्टार्ट कर दीजिए. बाकी थैंक यू सो मच अमन, आप यहाँ पर आए, वी आर रियली ग्रेटफुल एंड यू आर सच अ लवली पर्सनालिटी. और थैंक यू सो मच. आगे आई होप कि हम मिले, है ना. बाकी आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, है ना. और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. मैं हूँ आरजे अदम्य और ये शो है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, ओनली ऑन 91.2 FM, जो कहे दिल की बात.